हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज को। इस मैप में आप पहचानिए कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इस हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट चीजें न्यूज में रही वो आपको पता लग जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए। आपने अगर इस हफ्ते न्यूज पढ़ी है तो एक न्यूज बहुत फेमस थी, वो थी रैम्पेज मिसाइल्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स है। इट्स अ शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक मिसाइल. It is a missiles of a range of 200 kilometers. It is an indigenous missile system developed by Israel. इनमें से कितने स्टेटमेंट थ्री सही हैं? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री और नन? देखिए, चांसेस कम है कि आपसे सीधा रैम्पेज के बारे में पूछा जाए, पर प्राइमरी में आपको बता दूं रैम्पेज है क्या। रैम्पेज एक मिसाइल है जो इसराइल ने डेवलप की है, जिसका इस्तेमाल इसराइल ने किया था ईरान के विरुद्ध। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, रैम्पेज मिसाइल है, नेवाटिम एयरबेस है इनकी, जहां से हमला किया गया था, जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा भी था। इतनी स्पेसिफिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी विदेशी मिसाइल के बारे में, चांसेस कम है, क्योंकि रेंज के बारे में पूछा जा रहा है, चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। पर जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ मैं रैम्पेज की जगह ब्रह्मोस कर दूं, तब आपको ये चीजें बहुत रेलेवेंट हो जाती है कवर करनी। क्योंकि ब्रह्मोस न्यूज में इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट रखा है कि रैम्पेज तो मान लो इजरायली मिसाइल है, हमारे लिए ना पूछी जाने वाली मिसाइल है, पर ब्रह्मोस के बारे में आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे ये इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है इसराइल का, बिल्कुल, लेकिन इसकी रेंज 200 किलोमीटर नहीं है, लगभग 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये शॉर्ट रेंज नहीं, असल में एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो इसीलिए दो स्टेटमेंट गलत है और एक सही है। तो एक तो हमें पता लगा रैम्पेज चलो इसराइल ने इस्तेमाल की है, लेकिन ब्रह्मोस के बारे में क्या आपको इतना कुछ पता है या नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज हम डिस्कवर करेंगे। ब्रह्मोस की रेंज क्या है, क्यों उसका नाम क्या है, किसको इंडिया ने बेचा है, ये डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल बात करता है, दो स्टेटमेंट है। माउंट एरेबस इज द टॉलेस्ट स्ट्रैट वोल्केनो लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ गोल्ड इज बीइंग इजेक्टेड इन पॉकेट्स ऑफ इरप्शंस इन एरेबस. कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नीदर? एरेबस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इस बार फिर एरेबस न्यूज में है। और क्या सोने वाली बात सही है या गलत है? कमेंट करिए, आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या इसका सही उत्तर है, आपके लिए छोड़ता हूं मैं, ठीक है। एरेबस बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको पता लग भी जाएगा एरेबस की बेस कहां पर है। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक ब्रह्मोस से। इंडिया ने ब्रह्मोस का पहला बैच फिलीपींस को डिलीवर कर लिया है, और ये पहला जो इंडिया ने मिसाइल डिलीवर किया है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, दो रिवर्स के मिल के बना है। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। पहली बार इंडिया ने किसी को एक्सपोर्ट किया है, फिलीपींस को ये बेचा गया है। लगभग 290 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज है इसकी स्पीड 2.8 मैक है। अब देखिए रेंज अलग अलग आते हैं, यहां से लेकर 360 किलोमीटर तक की रेंज आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी इसकी, लेकिन ये अराउंड 250 से लेकर 350 की रेंज वाली मिसाइल है। मैक 2.8 का मतलब क्या होता है? देखिए 1 मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, जो आवाज की गति है। तो आवाज से भी 2.8 टाइम्स ज्यादा फास्ट है ये मिसाइल। इसकी खास बात यह है सुपरसोनिक है और आवाज की गति से भी तेज है। क्रूज मिसाइल है, यानी एक तरह से गाइडेड मिसाइल है। क्रूज और बैलिस्टिक का अंतर भी हम जानेंगे। ये एयर से, लैंड से, सी वाटर सबसे फायर की जा सकती है। तो इंडिया इसको सुखोई भी यूज करता है और इवन रफाल में इसका यूज किया जा सकता है। तो बहुत सफल क्रूज मिसाइल है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो आप तीनों जगह से मारक क्षमता रखते हैं। और ये Su-30 सुखोई 30 में डिप्लॉय किया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पहली बात ये क्या है, तो क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कैसी होती है और बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होती है, पहले वो अंतर समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है जो आप फायर करते हैं, वो बाहर के अंतरिक्ष में जाती है, बाहर की लेयर में, एटमॉस्फेयर की बाहरी लेयर से दोबारा आके गिरती है टारगेट के ऊपर। तो इसकी खास बात ये होती है, जो रडार की रेंज होती है ना, मान लो इतनी रडार की रेंज है, तो इस रेंज के ऊपर जाती है ये, फिर आके गिरती है। यहां से हो सकता है आप मल्टीपल एंट्री व्हीकल इसमें लगा दें, MIRV, तो कई सारे टुकड़े गिरते हैं। तो जो मिसाइल है वो आइडेंटिफाई करके तबाह नहीं कर पाती। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर लाइक, पहले रॉकेट लेके आते हैं इनको, फिर ये बड़ी सी ट्रेजेक्टरी में आके, और फिर ये बाद में आके गिरती है। तो इन्हें कहते हैं, असल में ये बैलिस्टिक मिसाइल देखिए ना, बड़ा एरिया कवर कर रही है, तो लॉन्ग रेंज होती है, जैसे इंडिया की अग्नि मिसाइल्स। तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अगर होगी तो वो अग्नि होगी। लेकिन एक दूसरी मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र है, या सॉरी ब्रह्मोस है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। जैसे देखिए क्रूज मिसाइल ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, और जो आपका टारगेट है आप उसको सेट कर देते हो और बिल्कुल गाइड करके वहां तक इसको तबाह कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार ये एक तेज एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम होता है। बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज होता है, टारगेट करके आप नहीं गिरा सकते इसको, बहुत दूर से आगे गिरता है, लंबी तबाही के लिए होता है, मारक क्षमता रखता है लॉन्ग रेंज की। जैसे आप अपने अग्नि मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल फायर किया, उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है ये। ब्रह्मोस इज टारगेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम। पर एक तीसरा भी होता है, बूस्ट ग्लाइड व्हीकल। अब होता ही है ना कि रडार मिसाइल्स को कैच करके उन्हें तबाह कर लेता है, तो इसमें एक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल होता है जो कि एटमॉस्फेयर में
थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ग्लाइड करता रहता है। ये मैन्यूवरेबिलिटी जो होती है इसकी, ये इसको कैपेबिलिटी देती है रडार को बीट करने की। तो सुपरसोनिक मिसाइल में इंडिया की जो क्रूज मिसाइल है उसका नाम है कौन सा? ब्रह्मोस। जो बैलिस्टिक है वो है अग्नि। अब इसके अलावा एक और मिसाइल न्यूज में थी, निर्भय। तो निर्भय भी असल में एक ऐसी मिसाइल है जो एक इंडिजिनस क्रूज मिसाइल है, यानी टारगेटेड होगी। ब्रह्मोस भी क्रूज मिसाइल है, लेकिन अग्नि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अग्नि बैलिस्टिक है, पृथ्वी बैलिस्टिक है, और K-15 भी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि और के मिसाइल्स और पृथ्वी धनुष, ये सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक और क्रूज का अंतर आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा अंतर है। कौन सी कैसी है ये भी पता होना चाहिए। ब्रह्मोस इंडिया ने किसको एक्सपोर्ट किया है? तो फिलीपींस को। पहला ऑर्डर था ये। सुपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया ने किसके साथ डेवलप किया है? रशिया के साथ। इसके अलावा इंडिया इस चीज को अभी वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है कि उनको भी बेची जा सकती है। इससे इंडिया के लिए पैसे भी आ रहे हैं और इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप भी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। तो किसको बेचा गया? पहला बैच ब्रह्मोस में डिलीवर हो चुका है, फर्स्ट ऑर्डर अभी है। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसी तरह से हमने देखा कि अभी मैंने आपको बोला एक मिसाइल सिस्टम जो इजराइल के पास है, आयरन डोम, जो क्या करता है, जो ऐसे ही आपको पहचानता है शॉर्ट रेंज में अगर कोई मिसाइल आ रही होती है, कोई रॉकेट फायर होता है, तो उस रॉकेट को आसमान में आइडेंटिफाई करके उड़ा देता है। तो ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, जो मान के चलो आयरन डोम तो सिस्टम का नाम है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का, जैसे ये मिसाइल का सिस्टम है, इससे आप मिसाइल फायर करेंगे, रॉकेट्स को आसमान में उड़ा दे। तो इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, जाके जो उसे टकराती है, उसे कहते हैं तामिर इंटरसेप्टर। तो तामिर इंटरसेप्टर अगर आपसे पूछा जाए तो किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से। इनका ही मीडियम रेंज है डेविड स्लिंग और इनका लॉन्ग रेंज है एरो सिस्टम। ये तीनों ही आपके इजराइल के हैं और ये सारी किस चीज में काम आएंगी? डिफेंस में। लेकिन जो इजराइल ने ईरान के ऊपर छोड़ा उसका नाम क्या था? रैम्पेज, यानी तबाही। रैम्पेज इज लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल जो इजराइल ने फायर किया, जबकि ये एयर डिफेंस सिस्टम है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं लोकेशन के ऊपर। ये रहा बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री, ये रहा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री, और ये हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल का ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। फिलीपींस को हमने लगभग $375 मिलियन की डील की थी हमने, कि भाई इनको हम ये मिसाइल बेचेंगे। अब फिलीपींस के साथ विवाद किसका चल रहा है? तो असल में चाइना का विवाद चल रहा है, जिसके खिलाफ इनको मिसाइल चाहिए थी। तो आप समझ सकते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को पूरा करता है। अब यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फिलीपींस के साथ इस डील की वजह क्या है, क्या क्या आइलैंड है जहां पे डिवाइस जहां इनका एक डिस्प्यूट चाइना के साथ है। तो असल में साउथ चाइना सी में, स्पेसिफिकली वेस्ट फिलीपीन सी जो है, यहाँ पर एक कुछ आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर, जैसे स्क्वारबॉल जो आइलैंड है ये, और स्पार्टी आइलैंड और पैरासेल आइलैंड, इन 3 आइलैंड ग्रुप ऐसे हैं जहां पर लगातार साउथ चाइना सी में पूरा का पूरा विवाद है। और स्पेसिफिकली अगर आप फिलीपींस को देखें तो इनके पास 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, एक है स्पार्टी आइलैंड और एक है स्कारबॉग पार्सेल्स। तो जो स्कारबॉग शोल है ये असल में अभी चाइना के कब्जे में आ चुका है, जबकि स्पार्टली अभी भी फिलीपींस के कब्जे में। असल में पहले स्कारबॉग शोल जो है वो असल में फिलीपींस के साथ ही था, लेकिन बाद में इसको चाइना ने कब्जा कर लिया और चाइना इस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पे कब्जा जमा के बैठा है। उनका कहना है ये उनका टेरिटोरियल वाटर है। वो कहते हैं हमारी एक 9 डैश लाइन है, जिस डैश लाइन के हिसाब से बाउंड्री डिसाइड होनी चाहिए, और इसीलिए पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है वो हमारा है। अब फिलीपींस का, वियतनाम का, ब्रूनी का, मलेशिया का, इन सब का इनसे विवाद है। जो फिलीपींस है उसके पास 2 इंपॉर्टेंट एरियाज है, एक है स्पार्टी आइलैंड और एक है स्कारबॉग शोल। यहां पर लगातार चाइना कोशिश कर रहा है कि वो इन आइलैंड्स पर भी कब्जा जमा ले और इनको क्लेम कर ले एज देयर ओन आइलैंड। तो होता इससे ये कि उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगा, यानी इससे 200 नॉटिकल माइल दूर तक वो जितना भी खनन है, जो ऑयल है, हाइड्रोकार्बन है, जो ट्रेडिंग रूट है, उसके ऊपर कब्जा कर पाए। तो ये फिलीपींस का विवाद किसके साथ है? चाइना के साथ। और इसी का फायदा अब इंडिया को मिल सकता है कि भाई चाइना हमारे खिलाफ पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, तो लो आपका विवाद फिलीपींस के साथ है, फिलीपींस को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और ये इंडिया की एक बड़ी डील थी। और अभी यहाँ कहा जाता है कि इस पूरे साउथ चाइना सी में जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये देखिए यहाँ से शिप सारे गुजरते हैं और इस रूट से होकर ही सारा शिप्स आते हैं, सब गुजरते हैं। यहाँ लगभग $3 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, एक स्ट्रेटेजिक रूट है और बहुत रेलेवेंट है। ये इसको बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो। फिलीपींस के पास कौन सा सी है, कौन से आइलैंड्स हैं, स्कारबॉग पर भी चाइना का कब्जा है, स्पार्टली के कुछ हिस्सों पर अभी तक फिलीपींस का कब्जा है, जिसके ऊपर चाइना लगातार अपने शिप्स भेज के कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। अमेरिका की बेस भी फिलीपींस में है, इसलिए फिलीपींस पर अभी तक खुल के कभी चाइना हमला करने की स्थिति में नहीं आया। ठीक है, अगला आर्टिकल बात करता है सदर्न निकोबार आइलैंड के बारे में, जहां 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाने वाली बात है। लेकिन अगर जब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हो तो वहां की जो आम जनता होती है उनके हाथ से तो क्या छूट जाता है? कंट्रोल। यहाँ तो कई सारी ट्राइब्स सालों से रह रही है, तो उनका क्या होगा? क्योंकि वो उसी पर डिपेंडेंट है।
तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल था कि भाई ये यूनिलैटरल डिसीजन है गवर्नमेंट का, अपने आप में उन्होंने ले लिया और उन्होंने बिल्कुल भी ट्राइब्स के साथ कंसल्टेशन नहीं की। जो ट्राइब्स के जो वहां रहने की राइट्स है उसको सीधा सीधा क्वेश्चन करता है, उनके खिलाफ जाता है। तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा एक बार अंडमान निकोबार आइलैंड को देख लें कहाँ पर है। तो इसमें सबसे ऊपर है नारकोडम आइलैंड, फिर आपका नॉर्थ रीफ, मिडिल बटन, साउथ बटन, सिनका आइलैंड, साउथ सेंटिनेंट और 10 डिग्री चैनल है यहाँ पर। अब देखिए मेरा आपसे सवाल ये है कि इन सभी आइलैंड का अब एक नया नाम है। मैंने जानबूझ के आपको नए नाम नहीं दिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो नए नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के वो क्या है। अंडमान निकोबार यहाँ है, तो अगर मैं इंडिया की कोस्ट लाइन बनाता तो मान लो यहाँ अंडमान निकोबार है, तो इसके नीचे कौन सा रूट है, इसके नीचे कौन सा स्ट्रेट है, तो वह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसको अगर आप इंडियन नेवी यहाँ पर अपना बेस बनाकर कभी अटैक कर दे इस रीजन को तो आप इजीली ब्लॉक कर सकते हो। तो $3 ट्रिलियन का ट्रेड होता है साउथ ईस्ट चाइना के आसपास, वो सारा का सारा रुक जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल है कि अगर अंडमान निकोबार यहाँ है तो लक्षद्वीप कहाँ है, क्लैरिटी है या नहीं, मिनिको आइलैंड कहाँ पर है, मुझे ये बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको एटलस लेके बैठना है। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आपको पता करना है कहाँ पर इनके नए नाम है, कहाँ ये लोकेटेड है। अब बात करते हैं पूर्वी लहर की, इसे पुरवैया भी कहते हैं। तो पुरवैया एक एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी ने की, कहां पर, इंडिया की ईस्ट कोस्ट पर। अब ये इंडिया है तो इंडिया की ईस्ट कोस्ट कौन सी है, ये वेस्ट कोस्ट है और ये ईस्ट कोस्ट है, यानी विशाखापट्टनम से लेके आपका बंगाल, ये पूरा रीजन जहां पर इंडियन नेवी की एक्सरसाइज जिसका नाम था पूर्वी लहर। ये पूरा का पूरा चेक किया गया कि कोई अगर मैरीटाइम चैलेंज आता है, कोई सिक्योरिटी चैलेंज रीजन में आता है तो उसको कंटेन करने की बात ही करता है। तो पूर्वी लहर इंडियन नेवी की ये पहल है। अब आर्टिकल एक ऐसा जहां बात हुई सोना बरसने की, जी हाँ बिल्कुल एक जगह सोना बरस रहा है और लगभग 80 ग्राम पर डे के हिसाब से सोना बरस रहा है जो $6000 के आसपास है। आपका मन करेगा आप भी वहां चले जाएं, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते क्योंकि वो वॉल्केनो से सोना बरस रहा है। और वॉल्केनो कहाँ है, तो अंटार्कटिका में, और उस वॉल्केनो का नाम है माउंट इरेबस। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। माउंट इरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका में, जहां इससे अब डायमंड निकल रहा है। लेकिन इस डायमंड को उठाने के लिए वहां कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा वो धुआं धुआं हो जाएगा। तो ये रेन जो बरस रहा है ये असल में उस केमिकल को कह सकते हैं जिसके थ्रू रिएक्शन हो रहा है और फिर ये जमीन पे कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है अंटार्कटिका में। तो आप अंटार्कटिका में देखते हो तो यहाँ पर है माउंट एरेबस। अब देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, आसपास 2 इंपॉर्टेंट सीज हैं और इंडिया की 2 ऑब्जर्वेटरीज हैं अंटार्कटिका के आइलैंड के ऊपर। कहाँ कहाँ पर है मुझे ये बताइए। अंटार्कटिका में देखिए यहाँ पर तो माउंट एरेबस है, हमने पिछले हफ्ते भी कवर किया था, ये है रॉस सी के पास। यहाँ रॉस आइस शेल्फ है जो पिघल रही है और ये फ्रांस के शेप की टूट के गिरी थी और अगर इसी तरह पिघलती रही तो तबाही मच जाएगी। इस तरफ रॉस है और मैंने बताया था रॉस के ठीक उल्टी साइड में है रॉन आइस शेल्फ। ये रॉस है और ये रॉन है, 2 बहुत बड़ी आइस शेल्फ है। और इसके आगे है वेडल सी और इसके आगे है रॉस सी। इसका नाम भी रॉस आइस शेल्फ है, रॉस आइस शेल्फ के बाद रॉस सी है। यहाँ पर है आपका रॉन आइस शेल्फ RONNE और रॉन आइस शेल्फ के पीछे है वेडल सी। अब देखो इंडिया के 2 यहाँ पर ऑब्जर्वेटरीज है, मुझे बताना है आपको कौन कौन सा। पहले दक्षिण गंगोत्री था जो बाद में खत्म हो गया, उसके बदले में 2 भारत ने खोले। मुझे आप बताइए पहले लोकेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका क्या आंसर है। बाकी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैसे याद किया जा सकता है। एक वेडल के ठीक उल्टा है और एक रॉस के ठीक उल्टा है। कौन सा रॉस के उल्टा है, तो मैत्री, यहाँ रॉस है, ठीक उल्टा मैत्री है। या कौन सा है, रॉन है, इसके ठीक उल्टा भारती है। 2 है। इंडिया ने असल में 1988 में पहला यहाँ ऑब्जर्वेटरी खोला था विच वॉज दक्षिण गंगोत्री, और फिर ये खत्म हो गया। तो उसके बाद 2 इंडिया ने और रिसर्च बेसिस खोले, एक मैत्री में और दूसरा कौन सा, भारती। तो इस तरह की साइट्स है इंडिया की अंटार्कटिका में। वेडल सी, रॉस सी से कहाँ है, माउंट एरेबस कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी अब क्या रेलेवेंस है इसकी। इसके अलावा इस ज्योग्राफी को अगर हम और देखें तो यहाँ एमएनसी है, वेडल सी है। इंपॉर्टेंट लोकेशन जो यहाँ लगी ये आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। रॉस आइस शेल्फ, रॉन आइस शेल्फ, वेडल सी, रॉस सी। यहां पर इंडिया के 2 बेसिस कौन कौन से हैं, भारती और मैत्री। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो बात करता है शेंजन वीजा की। न्यूज ये आई है कि अब आप इंडिया के नेशनल अगर आप है तो आप यूरोपियन कमीशन के थ्रू आप मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन द शेंजन वीजा। पहली बात, शेंजन वीजा है क्या, कोई चाइना का वीजा है, कुछ ऐसा है नहीं। असल में शेंजन वीजा होने का मतलब ये, शेंजन असल में एक जोन का नाम है, कुछ ऐसे देश, ऐसे देशों का समूह जहां आपको जाने के लिए एक वीजा चाहिए। मतलब मान लो अगर आपको आज इंडिया जाना है, नेपाल जाना है, बाहर से कहीं से आ रहे हो, तो आपको इंडिया के लिए वीजा होना चाहिए प्लस नेपाल का वीजा होना चाहिए, तभी आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा पाओगे या फिर नेपाल किसी भी तरह से पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं कि आप एक वीजा लेके पूरे साउथ एशिया घूम लो, एक वीजा लेके आप कहीं 2 देशों में घूम लो। इंडियन नेशनल हो तो नेपाल आपके लिए फ्री है, वो दूसरी बात है, लेकिन कोई बाहर से आके
उसको दोनों देश घूमना है तो दोनों देशों का वीजा चाहिए। हर देश के लिए यही होता है, हर जगह के लिए यही होता है। लेकिन यूरोप में है कि यूरोपियन यूनियन, जिनमें देशों के बीच में है बहुत इकोनॉमिक सोशल कोहेशन, और इनका एक यूनियन है, हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। और इन्हीं यूरोप के देशों ने आपस में एक बनाया शेंजन एरिया, यानी इनके देश के लोग आराम से एक दूसरे के बीच में आराम से आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक यूनियन बना के बैठे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के नाम से। लेकिन ये भी चाहते थे कि कोई अगर बाहर से भी आए तो उसको एक ही वीजा लगे और वो पूरे रीजन में ट्रेवल कर पाए, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और एरिया में बेहतरी भी आएगी। तो 18 अप्रैल के आसपास ये नया वीजा कास्ट की रिजीम मिला। अभी तक इंडियन लोगों को शेंजन वीजा देने में बहुत कतराते थे ये लोग, कहते थे कि भाई इंडिया में मान लो किसी को फ्रांस जाना है, सीधा सीधा जा नहीं सकता, तो शेंजन वीजा लेके वहां से वहां घुसने की कोशिश करेंगे, इसलिए इंडिया को लेके विवाद था। लेकिन ये शेंजन रीजन वो रीजन है जहां पर आपको एक वीजा से कई देशों में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ओपन बॉर्डर एक तरह से क्रिएट हो गया है। अब शेंजन नाम सुन के कई लोगों को लगता है कि भाई चाइना का नाम तो नहीं है ये, तो असल में शेंजन असल में एक लग्जमबर्ग में एक गांव है, जहां पर लग्जमबर्ग देश का नाम है, छोटा सा यूरोप में ही है, यूरोपियन यूनियन के आसपास कपाट भी है, जहां पर एक गांव है शेंजन। वहां पर एक मीटिंग हुई थी जिसके तहत ये डिसीजन लिया गया था, इसलिए शेंजन एरिया कहते हैं, जहां पर माइग्रेशन मोबिलिटी आपकी तरह से फ्री हो जाती है। अब देखिए ये जो आपको दिख रही है ना स्काई ब्लू कलर की, ये सारी शेंजन एरिया की कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यहां आप कभी भी आ जा सकते हो। तो ये एक वीजा से आप इतनी सारी कंट्रीज घूम सकते हो, हर देश के अलग से वीजा नहीं निकालना पड़ेगा अगर आपके पास सीधा शेंजन वीजा आ चुका है तो अब यहां हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि क्या डिफरेंस है यूरोपियन यूनियन में, क्या डिफरेंस है यूरोजोन का, क्या डिफरेंस है शेंजन एरिया का, क्या यूरोप के कंट्रीज हैं, क्या सारी यूरोपियन कंट्रीज शेंजन एरिया हैं, तो नहीं, वो समझते हैं, पहले एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यूरोप की। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 जब चली तो उसमें 2 गुट थे यूरोप के, एक रशिया लेड, एक यूएसए लेड। जब ये लोग जीत के आए, जर्मनी को हरा दिया ब्रिटेन फ्रांस वगैरह ने, तो 2 ग्रुप बने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक था यूएसएसआर बैक्ड सोशलिस्ट ग्रुप और एक यूएसए बैक्ड कैपिटलिस्ट ग्रुप। तो जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था इसमें अमेरिका सहयोग देने लग गया कि भाई हम एक बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे और चीजों को आगे लेके जाएंगे। एक सोशलिस्ट ग्रुप था कम्युनिस्ट वाला, इनका अपना अलग ग्रुप चला। तो वेस्टर्न यूरोप की जो सबसे बड़ी दुश्मन कंट्रीज जिन्होंने आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ी वो थी जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो इन लोगों ने मिलकर पहले सोचा क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा एरिया बनाए जहां दोबारा युद्ध ना हो। तो इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन बनाया, जिसका नाम पड़ा आज की डेट में आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन, ईयू। ठीक है, इस कैंप में खासतौर पर यूरोप की कंट्रीज ने बनाया ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, आप फ्री में ट्रेड कर सकते हो, आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई यूरोपियन यूनियन की, समझ आ गया। अब दूसरी चीज ये है कि मान लो इस यूरोप के सारे देश इसके अंदर नहीं है, पहले ये धीरे धीरे एक्सटेंड हुआ है। पहले ईयू में ना पहले सिर्फ 6 कंट्रीज हुआ करती थी जो ओरिजिनल फाउंडर्स थी, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। इन 6 देशों ने मिलकर क्या किया कि अपना एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया यूरोपियन, जिसके थ्रू ये एक तरह से कह सकते हैं, इसका नाम तब यूरोपियन यूनियन भी नहीं था। पहले जब ये 6 देश साथ में आए थे तो इसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो बाद में बढ़ के हो गया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और 1993 में maastricht ट्रीटी हुई थी, maastricht, जिसके बाद जो आज ईयू का नाम सुनते हैं उस देखने को मिलता है। और आज ईयू में 27 मेंबर कंट्रीज है। तो एक धड़ा निकला यूरोप से। पहले इन्होंने क्या बनाया, 6 देशों ने मिलकर ECSC, इकोनॉमिक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये 1952 में बना था। फिर यही नाम बदला इसका और ये बन गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, इन 1957। और 1993 में जाकर ये बन जाता है ईयू, यूरोपियन यूनियन, जिस ट्रीटी के थ्रू बना था उसका नाम था maastricht ट्रीटी। अब ये जो बदलाव हुए इसमें यूरोपियन यूनियन का साइज लगातार बढ़ता चला गया। ईयू बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत सफल हुआ। तो इनके देशों को लगा कि हमारा ट्रेड तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना एक काम करते हैं कि आपस में फ्री ट्रैवल भी लोगों के लिए कर देते हैं। तो ये ईयू कंट्रीज हैं, यूरोप इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसकी ईयू कंट्रीज है जिनके बीच में यूरोपियन कंट्रीज का जिनका एक सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। इन्होंने कहा फ्री मार्केट तो बन ही गया, मूवमेंट भी फ्री कर देते हैं, तो वो बनाया शेंजन एरिया। अभी ईयू में भी वर्तमान में 27 मेंबर्स हैं और शेंजन एरिया में ईयू के सारे मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी शेंजन एरिया में कितनी कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज इसमें हैं, लेकिन इसमें केवल 23 कंट्रीज हैं जो ईयू के हैं।
23 EU कंट्रीज एंड +4 आउटसाइडर्स, मतलब 4 ऐसी कंट्रीज है EU का पार्ट नहीं है लेकिन इसका पार्ट है। वो 4 कंट्रीज कहते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये 4 वाली जो है इनका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और इनके साथ इंडिया ने हाल ही में एक ट्रेड एग्रीमेंट भी किया था। इसमें है आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड और 23 EU की कंट्रीज। इन्होंने मिलकर एक जोन बनाया जहां कोई बॉर्डर नहीं है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, आप उसी पासपोर्ट पे घूम सकते हो। तो ये हो गया कौन सा जोन? ये जोन है शेंजन जोन, शेंजन एरिया से कहते हैं। एक हो गया EU जहां इन कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ फ्री ट्रेड, फिर फ्री मूवमेंट के लिए शेंजन एरिया बना। लेकिन कुछ देशों को ऐसा लगा क्यों ना हम फ्री में आपस में जो है एक ही करेंसी चलाएं, जैसे इंडियन में जैसे एक ही रुपया चलता है, इनका कहना भाई आना जाना फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो फ्री का रुपया भी होना चाहिए। तो कहते चलो भाई हम बनाते हैं एक यूरोजोन। यूरोजोन वो इलाका है जहां पर यूरोपियन करेंसी चलती है, यानी यूरो चलता है। अब ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अगर आप सेम करेंसी चलाओगे तो आपके बैंकों को एक ही नियम बनाना पड़ेगा, एक ही पॉलिसी एक तरह से रखनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें बहुत कम कंट्रीज है और यूरोजोन में आज के टाइम में 20 कंट्रीज के अंदर है। तो 20 कंट्रीज यूरोजोन में, 27 कंट्रीज EU में और 27 कंट्रीज शेंजन में। लेकिन सारी शेंजन की कंट्रीज जो वो EU वाली नहीं है, 4 बाहर की हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या होता है EU, क्या होता है शेंजन एरिया, क्या होता है यूरोजोन। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपको समझा दूं कि भाई पहले क्या बना। यहां हमने देख ही रहे पहले ECSC बना, ECSC, फिर क्या क्या बना EEC, फिर क्या बना EU। जब EU बन के तैयार हुआ तो इनको लगा क्यों ना हम लोग एक ऐसा एरिया बनाए जहां सब फ्री में आ जा सके, तो बना शेंजन एरिया मूवमेंट के लिए। जब शेंजन एरिया बन गया इनको लगा क्यों ना एक कॉमन करेंसी बनाई जाए, तो यूरो नाम की करेंसी बनी और बनाया इन्होंने यूरोजोन। ठीक है, तो अगर आपको यूरोजोन करेंसी चलानी है तो आपको EU का पार्ट होना बहुत जरूरी है। बिना आप EU का पार्ट हुए यूरोजोन का पार्ट नहीं हो सकते। तो इसके 20 मेंबर हैं, इसके 27 मेंबर हैं, इसी के 27 में से 20 मेंबर आपके यूरोजोन में है। लेकिन शेंजन एरिया की जब बात करो तो शेंजन एरिया में ऐसा है कि 27 कंट्रीज तो हैं लेकिन इनमें से केवल 23 कंट्रीज ही हैं जो EU की हैं, क्योंकि इसमें बाहर के लोग भी अलाउड है। यूरोजोन में आपको यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना पड़ेगा तभी आप इसके पार्ट बन सकते हैं। शेंजन में कोई भी पार्ट बन सकता है। और लेटेस्ट कंट्री जो इनका पार्ट बनी है उसका नाम है क्रोएशिया। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया शेंजन एरिया क्या होता है, EU क्या होता है, हर एक चीज हमने जान ली। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। 27 कंट्री कौन सी है शेंजन एरिया की, नॉन शेंजन कौन सी है, ये आपको पता लगती है। जो इसका पार्ट नहीं है वो भी यहाँ लिखा हुआ, आयरलैंड, बल्गेरिया, काइप्रस, रोमानिया इज नॉट पार्ट ऑफ शेंजन बट दे आर पार्ट ऑफ EU। ठीक है, तो इन 4 के बदले इन 4 ने ज्वाइन कर रखा है। अब अगला आर्टिकल बात करता है UK के बारे में। UK एक ऐसा देश जो पहले पार्ट था EU का लेकिन वो उससे निकल गया, यानी ब्रेक्सिट जिसे हम कहते हैं, जो हो गया और ये EU से बाहर निकल गए। तो UK ने एक नया बिल लाया है जिसके तहत रवांडा से अगर कोई असाइलम सीकर वहां आए हैं तो वो उनको वापस रवांडा भेज देंगे। असाइलम सीकर्स मतलब जिनको ये लगता है कि उनके देश को कुछ खतरा है तो वो UK आना चाहते हैं। लेकिन इनका कहना है बहुत सारी नाव से बढ़ के बहुत भीड़ आ रही है और अगर वो इलीगली आएंगे जिनको हमने परमिट नहीं दिया है तो हम उनको नाव से वापस भेज देंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट हमारे लिए रवांडा को जानना। रवांडा जिसकी राजधानी किगाली है, ये बिल्कुल अफ्रीका का रीजन है और यहाँ से कई लोग ऐसे जाते हैं या तो कीनिया से या तंजानिया से शिप पकड़ के कोशिश करते हैं, इधर से या केप ऑफ गुड होप से घूम के ब्रिटेन जाने। और अगर आप ब्रिटेन जाने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटेन में बढ़ेगी जनसंख्या, इससे वो सतर्क हैं और इसलिए उन्होंने कहा है कि वो असाइलम सीकर्स को पकड़ के वापस रवांडा भेज देंगे। तो ये तो हो गया ये आर्टिकल, आपको पता लग गया रवांडा की राजधानी क्या विवाद है। EU यूरोजोन तो आपको पता लग ही चुका है। अगला आर्टिकल बात करता है अर्थ डे के बारे में, जहां इजराइल की असेंबली ने कहा है, एम्बेसी ने, सॉरी असेंबली ने नहीं, एम्बेसी ने जो दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि हम मिलियन मियावाकी जो इनिशिएटिव है उसका पार्ट बनने वाले हैं ना। व्हाट इज मिलियन मियावाकी? मियावाकी असल में एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप पेड़ लगाते हैं। तो मिलियन मियावाकी का मतलब था कि भारत में शहरों में आपको जो दिल्ली NCR का रीजन खासतौर पे, वहां पर हम 1 मिलियन ट्री को प्लांट करेंगे क्योंकि अगर 1 मिलियन ट्रीज लगेंगे तो यहाँ पर एयर क्वालिटी में सुधार होगा। तो ये मिशन था मिलियन मियावाकी, 1 मिलियन ट्रीज लगाना है, जिसको आप मियावाकी मतलब होता है मियावाकी फॉरेस्ट बनाएंगे, वो आप मियावाकी मेथड फॉलो करके बनाएंगे जो जापानीज मेथड है। इसके तहत क्या होता है कि आप सॉइल को पहले एनालाइज करते हो, फिर देखते हो कैसा सॉइल है, फिर उसके अंदर आप लोकल स्पीसीज के 50 से 100 प्लांट एक साथ जोड़ते हो। नॉर्मली हमें पता होता है कि एक साथ आप 3-4 प्लांट एक जमीन में जगह पे बोओगे तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होगा, रिसोर्सेस कम होंगे, तो 4 अगर लगाओगे तो कोई एक ही खड़ा होगा, कोई एक ही बच पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है इक्वल डिस्टेंस पे बनाओ, एक साथ मत लगाओ, मिक्स मत करो। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ कई सारी स्पीसीज को एक साथ लगाया जाता है। ये ऐसी स्पीसीज होती है जो लोकल होती है, जो इस प्रकार की होती है जिनके अंदर कंपटीशन होता है, तो उससे वो ज्यादा संसाधन जमीन से निकाल पाते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं।
तो इससे एक डेंस फॉरेस्ट जो 300 साल में बनता है वो केवल 30 से 35 साल में बन के तैयार हो जाता है। और पेड़ जो है वो 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, 30 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जिससे वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो आपके आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी खत्म होगा, आपके जंगल बड़े बड़े भी होंगे। और मियावाकी फॉरेस्ट सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है, इंडिया में भी कई जगह पे यूज किया गया है, तो अब इसको दिल्ली में अप्लाई किया जाना है। तो मियावाकी मिलियन मियावाकी चैलेंज एनसीआर के आसपास, इसको अभी इजराइल ने ज्वाइन किया है। तो हमने समझा क्यों ये बढ़ रहा है, तेज ग्रोथ हो रही है। आप इसको थोड़ा मॉनिटर करते हो, इससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। इसमें यह भी सिस्टम है कि आप उसको नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करते हो, उसके बाद आप उसको कई जगह और नेचुरल फॉरेस्ट खड़ा कर सकते हो धीरे धीरे करके। आप या आप चाहो तो प्लांट जर्मिनेट करते हो प्रोपेगेटिंग बेड में, फिर वहां से ले जाकर उसको बो देते हो, तो उस तरह भी इसमें ग्रोथ होती है। यानी एक तो जो टेक्निक बताई, दूसरी टेक्निक यहाँ आपने पहले उसको ग्रो किया किसी गमले में, फिर वो जाके वहां पे लगा दिए कई सारे, जिससे ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मियावाकी मेथड क्या है, जापान से आया है, एक बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उन्होंने इसको डेवलप किया था, इजराइल ने ज्वाइन किया है कि एनसीआर के आसपास 1 मिलियन ट्रीज लगाए जाएंगे। मियावाकी मेथड में समझा क्या होता है। अगला आर्टिकल है फ्री आउटर वेपन फ्री आउटर स्पेस के बारे में। असल में एक रेजोल्यूशन आया था कि भाई हम अंतरिक्ष को वेपन फ्री रखेंगे। अमेरिका वगैरह चाह रहे हैं कि भाई वेपन फ्री रखें। कैसे? इनके खुद के नासा के सैटेलाइट्स सारे वेपन्स वाले हैं, ताकि और कोई देश अब बाहर वेपन्स लेके ना जाए। लेकिन इसको टांग अड़ा के रोक दिया है किसने? तो रशिया ने इसके ऊपर वीटो कर दिया। तो आउटर स्पेस इज नॉट येट अंडर एनी यूएन कन्वेंशन ऑफ बीइंग वेपन फ्री। ठीक है, आउटर स्पेस मतलब बाहरी अंतरिक्ष की हम बात कर रहे हैं। अगला आर्टिकल है ब्लू व्हेल्स के बारे में, जो सेशल्स में देखे गए 60 सालों के बाद। कहा जाता था कि लगभग 1200 ब्लू व्हेल्स मारे गए थे, जिनमें से 500 ब्लू व्हेल्स सेशल्स के आसपास है। सेशल्स एक देश है जो अफ्रीका के पास है, बहुत रेलेवेंट है इंडिया के लिए। यहाँ ब्लू व्हेल दोबारा देखे गए। हमारे लिए ब्लू व्हेल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हालांकि प्रकृति के हिसाब से जरूरी है। आईआर के सिलेबस के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेशल्स का इलाका। सेशल्स यहाँ पर है और बहुत रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि सेशल्स इंडिया का एक क्लोज डिफेंस पार्टनर है इंडियन ओशन के बड़े से रीजन में, जहां इंडिया ने मेडागास्कर में आप देखो लिसनिंग पोर्ट बनाया है। एजम्पशन आइलैंड है एक आइलैंड जो कि किसका है? सेशल्स का। यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप डेवलप किया इंडिया ने, एक डॉकिंग फैसिलिटी बनाई है एजम्पशन आइलैंड में। तो अगर इंडिया के नेवी को यहाँ का एक्सेस मिल रहा है, तो आपको ऊपर जो रेड सी है, यहाँ जो आपका बाबल मंदेब है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। आपके शिप्स की यहाँ से मूवमेंट होती है, ट्रेड शिप्स की, जो यहाँ से यूरोप की तरफ जाते हैं, उनको सिक्योरिटी मिलेगी। जो शिप्स आपके यहाँ से आते हैं नीचे केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरते हैं अफ्रीका को पार करके, उन पर भी आप नजर रख पाओगे। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का। तो इंडिया ने ऑलरेडी वहां पर एजम्पशन आइलैंड में लगभग $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रपोज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन है। बाकी डाइगो ग्लेशियर अगर आप देखो तो यहाँ ऑलरेडी अमेरिका की बेस है। एगेलिगा आइलैंड अगेन मॉरिशस में है, जहां इंडिया निवेश कर रहा है। मॉरिशस और सेशल्स दो ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत सारी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो एक समय में मजदूरों की तरह बिहार, यूपी, उड़ीसा से लेके गए थे। तो यहाँ की आज जो भाषा है, जो कल्चर है, वो काफी हद तक मिलता है। यहाँ की भाषा है क्रियोल, जो आपको भोजपुरी की जैसे सुनाई देगी, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कल्चरल इंपैक्ट है इंडिया की ईस्टर्न स्टेट्स का। तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है। जब यहाँ देखो आप तो ग्वादर में चाइना पोर्ट बना रहा है, हम्बन टोटा में चाइना पोर्ट बना रहा है, जिबूटी में चाइना का पोर्ट पहले से है। तो उसको compete करने के लिए इंडिया ने मेडागास्कर में, एलगेलिया में, एजम्पशन आइलैंड में और दोकम पोर्ट जो ओमान में, यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, जो भारत को बहुत ज्यादा रेलेवेंस देता है। तो इंडिया एक जो स्ट्रिप बना रहा है सागर इनिशिएटिव के अंतर्गत, कहाँ पर? एजम्पशन आइलैंड में, जो सेशल्स का पार्ट है, इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आपको मैप में जाके मार्क करना है। इसके अलावा जैसे चांगी एयरबेस कहाँ पर है, आपका सबांग पोर्ट कहाँ बन रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। रियाम नेवल बेस चाइना की कहाँ पर है, ये सब आपको मैप में मार्क करना है ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। वेस्ट एशिया पे हमने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे बेसिस, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई अलग अलग आइलैंड जहाँ बहुत जोग्राफिकली जहाँ लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस है उसकी, आपको पता लगता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप और चाहे तो इस QR कोड स्कैन करके या फिर PWOnlyAS ऑफिशियल को ज्वाइन कर PDF कंटेंट और ऐसा बहुत सारा सामान अपने तैयारी को लेकर स्ट्रेंथन करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग OnlyIAS एंड हैव अ नाइस डे।